हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है आत्मा का ताप। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पाठ के राइटर हैं सैयद हैदर रज्जा। यह पाठ सैयद हैदर रज्जा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से अनुवाद है वो मधुजी जोशी ने किया है। और यहाँ रज्जा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक विषयों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी और अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सभी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत ही रोचक व सहज शैली में उभर कर आई है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। आत्मा का ताप। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। यानी लेखक बता रहे हैं कि नागपुर की स्कूल की परीक्षा में लेखक हैं वो प्रथम आए थे। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। यानी 10 विषयों में से 9 विषयों में लेखक को बड़ी विशेष योग्यता है वो प्राप्त हुई थी और इससे लेखक को बड़ी मदद मिली थी। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। यानी लेखक ने 1943 में है वो अमरावती के जो गवर्नमेंट सरकारी नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं मुंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। यानी लेखक जब तक मुंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला यानी प्रवेश है वो बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। यानी लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अगर दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का जो प्रतिशत है वो पूरा नहीं हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, मुंबई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आई। यानी लेखक बता रहे हैं कि मैं यहाँ से लौटूंगा नहीं, मुंबई में ही अध्ययन करूंगा, क्योंकि यहाँ का शहर और वातावरण और गैलरियाँ, शहरों में पहले से मित्र, ये सब है वो लेखक को पसंद आ गए थे। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। यानी लेखक को एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी है वो मिल गई थी। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे में कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई। यानी लेखक बता रहे हैं जब ये सब कुछ सुना तो मेरी अक्ल है वो गुम हो गई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं परस्पर सोता। वे मुझे रात 11 बजे तक गलियों के चित्र या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की।
उनके चचेरे भाई के छठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना ये थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीच वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 4 बरस में यानी 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। यानी लेखक को स्वर्ण पदक है वो 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में मिला। इस सम्मान को पाने वाला में सबसे कम आयु का कलाकार था, यानी लेखक हैं वो यह सम्मान पाने वाले सबसे कम आयु के कलाकार थे। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यानी लेखक बता रहे हैं, मैंने खुद को यानी अपने आप को याद दिलाया कि भगवान के घर है वो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेंडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ यानी प्रशंसा की। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, S.H. रज्जा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई फ्लड यूअर स्ट्रफ मिस्टर रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। यानी आई फ्लड यूअर स्टफ मिस्टर रज्जा, यानी रज्जा साहब मुझे आपका काम है वो पसंद आया। रुडोल्फ वॉन लेंडेन की कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमेन्युएल सेलेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य यानी बहुत ही कीमती उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे काफ़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गए। यानी लेखक है वो 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र है वो बन गए थे, क्योंकि अब मैं नौकरी के लिए बिना किसी अपनी फीस और रहने का खर्च उठा सकता था। भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए भी कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन भर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी जी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उससे उभर काम में जुट गए। 1948 में श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ, तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया।
मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिससे कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, उन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बरस से बारामुल्ला से लौट रहा था, वहां जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पेंटधारी शरारती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया, मैं रज्जा हूँ, मुंबई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। यानी जब मैंने प्रधानमंत्री की वो चिट्ठी उसे दिखाई तो उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगते हुए वह पुलिस वाला चला गया। श्रीनगर की इस यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिकीय ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संवेदनशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। यानी लेखक के चित्रों में उसने क्या बताया कि तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवाने, बीम, छत, तब जाकर वह टिकता है। मैं कहूँगा कि तुम शेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला लिया। यानी कवि ने मुंबई लौटकर फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में वो दाखिला लिया था, प्रवेश लिया था। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? यानी लेखक से वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास ने सांस्कृतिक सचिव ने वो लेखक से पूछा कि तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेंजा, वान गॉग, गोंगा, पिकासो, मातिस, शांगाल और ब्रोक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस हैं। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। मुंबई में रहते हुए एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता, कुटुंब यानी परिवार के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व यानी सब कुछ देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दैमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दैमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का ईसा याद है। मैंने अपनी धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भी। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को ये संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। यानी लेखक बता रहे हैं, जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवार के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ कम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त यानी अपनी मन को संतृप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है।
यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में कम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का मुंबई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। यानी लेखक बता रही हैं कि मेरे जीवन का मुंबई वाला जो दौर था वह भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को खो देने की जटिलता और बढ़ी। इस पाठ में रज्जा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियर गोदीबियर, गीती सेन, जॉक लासे, मिशेल एम्बेयर आदि ने रज्जा का मोनोग्राफ लिखे हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।